सोचिए क्या होता है जब आतंकवाद से लड़ने के नाम पर एक सुपर पावर किसी दूसरे देश की जमीन पर हमला कर दे। नाइजीरिया में हुए अमेरिकी हमले के मामले में हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो चलिए इस पूरी घटना की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। वो दिन था क्रिसमस का। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शांति का माहौल था, लेकिन पश्चिम अफ्रीका में अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिला के रख दिया। खबर ये थी कि अमेरिका ने नाइजीरिया की धरती पर एक सीधा हवाई हमला किया है। और देखिए, ये कोई आम घटना बिल्कुल नहीं थी। और जानते हैं, ये ऐलान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल स्टेटमेंट से नहीं आया। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सोशल मीडिया पर जाकर दुनिया को बताया कि उन्होंने खुद इस हमले का आदेश दिया है। और मकसद था आईसिस के उन आतंकियों को निशाना बनाना जिन पर आरोप था कि वो, और ये उनके शब्द हैं, निर्दोष ईसाइयों की बेरहमी से हत्या कर रहे थे। तो हमारे सामने तस्वीर क्या बनती है? क्रिसमस का दिन, एक अमेरिकी हवाई हमला, आईएसआईएस निशाने पर, और एक राष्ट्रपति का सोशल मीडिया पर ऐलान। कह सकते हैं कि ये इस कहानी का पहला और काफी नाटकीय अध्याय था। तो फिर सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने आखिर ये कार्रवाई की क्यों? मतलब उनके हिसाब से इस हमले की वजह क्या थी? चलिए अब जरा अमेरिकी पक्ष को समझते हैं। देखिए, अगर हम अमेरिका के नज़रिए से देखें तो इस कार्रवाई के पीछे कई बड़े मकसद थे। ऑफिशियली तो ये कहा गया कि मिशन का मकसद मानवीय था, यानी ईसाई समुदायों को आईसिस से जुड़े आतंकवादियों के बढ़ते खतरे से बचाना। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मैसेज भी था। अमेरिका ये साफ साफ दिखा रहा था कि वो आईसिस को सीरिया और इराक के बाहर फिर से मजबूत नहीं होने देगा। और हाँ, ये दुनिया भर के दूसरे जिहादी ग्रुप्स के लिए भी एक सीधी सीधी चेतावनी थी। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था अमेरिकी सेना की अफ्रीका कमांड ने, जिसे अफ्रीकॉम भी कहते हैं। अमेरिका ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये कार्रवाई नाइजीरियाई सरकार के साथ मिलकर की गई थी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, यही वो दावा था जो इस कहानी का सबसे बड़ा विवादित मोड़ बन गया। तो ये तो हो गई अमेरिका की बात, पर सवाल ये है कि क्या नाइजीरिया इस तर्क से सहमत था? उनकी तरफ से क्या जवाब आया? क्योंकि नाइजीरिया का जवाब सिर्फ असहमति नहीं थी, बल्कि ये अमेरिकी दावे का एक सीधा और बहुत कड़ा खंडन था। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। एक तरफ अमेरिका इसे एक सीधा साधा मुद्दा बता रहा था कि ये ईसाइयों का टारगेटेड जेनोसाइड यानी नरसंहार है, लेकिन दूसरी तरफ नाइजीरिया ने एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर पेश की। उनका कहना था कि हिंसा की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी और जटिल हैं, और ये किसी एक धर्म को नहीं बल्कि हर समुदाय के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। मामला इतना बढ़ा कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू को खुद सामने आकर अमेरिकी आरोपों को खारिज करना पड़ा। उन्होंने अमेरिकी कहानी को सिर्फ गलत नहीं कहा, बल्कि उसे झूठा और बढ़ा चढ़ाकर बताया गया करार दिया। अब यह अमेरिकी तर्क पर एक बहुत ही तीखा पलटवार था। तो नाइजीरिया का तर्क क्या था? उनका कहना था कि देश में जो हिंसा है वो मल्टी डायमेंशनल है, यानी उसके कई पहलू हैं। आतंकवाद तो एक वजह है ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जमीन को लेकर झगड़े और भी बहुत कुछ है। उन्होंने साफ किया कि ये कोई टारगेटेड धार्मिक नरसंहार नहीं है, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने कहा कि उनकी जमीन पर कोई भी एक तरफा विदेशी सैन्य कार्रवाई उनकी सोवरेनिटी यानी संप्रभुता का उल्लंघन है। तो अब जब हमने दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली हैं, तो चलिए अब जरा नाइजीरिया की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि तस्वीर और साफ हो सके। तो जिस ग्रुप को निशाना बनाया गया था वो था ISWAP, यानी इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस। अब ये कोई नया ग्रुप नहीं है, ये असल में कुख्यात आतंकी संगठन बोको हरम से ही निकला एक ताकतवर गुट है, जिसने बाद में ग्लोबल आईसिस के प्रति अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया। और इसी वजह से ये इस इलाके में एक और भी ज्यादा खतरनाक ताकत बन गया। तो ISWAP की कहानी शुरू होती है बोको हरम से। पहले एक गुट मुख्य ग्रुप से अलग हुआ, फिर इस टूटे हुए गुट ने ग्लोबल ISS से हाथ मिला लिया, और देखते ही देखते ये इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस यानी ISWAP के नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे इसका असर उत्तर पूर्व से निकलकर दूसरे इलाकों में भी फैलने लगा। और नाइजीरिया का वो तर्क
कि हिंसा के कई कारण हैं, तब और भी ज्यादा साफ हो जाता है जब हम वहाँ की दूसरी समस्याओं को देखते हैं। ये सिर्फ बोको हरम या ISWAP की बात नहीं है, वहाँ बड़े पैमाने पर किडनैपिंग करने वाले क्रिमिनल गैंग्स हैं, जमीन और संसाधनों को लेकर लगातार होने वाले झगड़े हैं, और पहले से मौजूद गहरे जातीय और धार्मिक बंटवारे भी हैं। ये सब मिलकर वहाँ के माहौल को और ज्यादा अस्थिर बनाते हैं। इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है नाइजीरिया का धार्मिक समीकरण। वहाँ की आबादी लगभग आधी आधी बटी हुई है, करीब 50% ईसाई और 50% मुस्लिम, और अक्सर हिंसा उन्हीं इलाकों में भड़कती है जहाँ ये दोनों समुदाय साथ रहते हैं। ऐसे में ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कोई झगड़ा धार्मिक उत्पीड़न की वजह से है या फिर उसके पीछे जमीन, संसाधन या जातीय तनाव जैसे कारण हैं। अब देखिए, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल वो भी मानते हैं कि नाइजीरिया में हिंसा का स्तर बहुत भयानक है और बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, उनकी रिपोर्ट्स इसे खास तौर पर ईसाइयों के खिलाफ नरसंहार या जेनोसाइड कहने से बचती हैं, क्योंकि जेनोसाइड एक ऐसा शब्द है जिसका एक बहुत ही खास कानूनी और नैतिक मतलब होता है। तो इस एक घटना का नाइजीरिया, अमेरिका और उस पूरे इलाके के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए अब जरा इसके दूरगामी परिणामों पर भी एक नज़र डालते हैं। अगर नाइजीरिया के लिहाज से देखें तो ये घटना एक कड़वे सच को सामने लाती है। ये दिखाती है कि आतंकवाद से लड़ने में उनकी अपनी सेना की कुछ सीमाएं हैं, और कहीं न कहीं अपने ही देश के अंदर खतरों से निपटने के लिए उन्हें विदेशी इंटेलिजेंस और मिलिट्री पावर पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं अमेरिका के लिए ये हमला उनकी वॉर ऑन टेरर की स्ट्रैटेजी में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब उनका फोकस सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं है। ये दिखाता है कि अमेरिका अब आईसिस की ग्लोबल ब्रांचों का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार है, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और इसका असर सिर्फ नाइजीरिया तक ही सीमित नहीं है। एक बहुत बड़ा डर है स्पिल ओवर इफेक्ट का। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे नाइजीरिया में आतंकवादियों पर दबाव बढ़ेगा, वो भागकर पड़ोस के कमजोर देशों में पनाह ले सकते हैं, और इस तरह एक देश की समस्या पूरे इलाके के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद और दखलंदाजी के बीच की वो जो बारीक सी लाइन है, उसे कौन तय करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। UPSC से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स डिस्कशन को सब्सक्राइब करें।